हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हम इस वीडियो में समझेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में। तो आप अगर 10th क्लास में हैं तो आपको पता होगा कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये मोस्टली हर साल आती ही है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है हमें सबसे पहले वो देखना। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, the other two sides are divided in the same ratio। तो यहां पे हमें ये कह रहा है कि अगर आपके पास ये ट्राइंगल है, सपोज ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है और इसकी अगर नेमिंग कर दी जाए, यहाँ पे ए, ये बी एंड ये सी, तो यहां पे हमें ए बी सी ये तीन वर्टिसेस मिल रहे हैं एंड ए बी बी सी एंड ए सी तीन साइड मिल रहे हैं। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें कहा है कि अगर एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो किसी भी साइड के पैरेलल हो, सपोज बीसी साइड के कॉरस्पॉन्डिंग मैं एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करूं एंड इसको नेम दे दूं डीई। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि डीई बीसी के पैरेलल है, तो डीई पैरेलल टू बीसी। तो ये जो डीई है ये डी और ई पॉइंट ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट करते हैं, राइट। ए मतलब ए बी और ए सी पे लाई करते हैं। तो डीई लाइन जो पैरेलल है बीसी के, वो ए बी इस साइड को और ए सी इस साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इट मींस कि ए डी बाय डी बी इक्वल होगा ए ई बाय ई सी के। ये जो रेशियो है ये सेम होगा अकॉर्डिंग टू अवर थ्योरम बीपीटी। अच्छा, आपको ये भी पता होगा बीपीटी को थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि प्रूव थेल्स थ्योरम, तो ऐसे कंफ्यूज मत हो जाएगा ये कौन से हमने नहीं पढ़ी। बीपीटी को ही थेल्स थ्योरम बोलते हैं क्योंकि मैथमेटिशियन थेल्स ने सबसे पहली बार इसको दुनिया के सामने दिया था। अब देखिए कि हम जब कोई भी थ्योरम प्रूव करते हैं तो उसमें कंफ्यूजन जो होती है, तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमें ये तो पता है कि हमें लिखना क्या है, पर हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पार्ट हुआ कैसे, राइट। तो अगर आपको वो चीज समझ आ गई तो आपके लिए थ्योरम कुछ भी नहीं है। जैसे इस थ्योरम में हम पर्टिकुलरली यूज करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में। हमें ये जो ट्राइंगल दिया गया है इसको अगर मैं ए मानूं, ये बी, ये सी एंड ये डी, तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। तो यहां पे ट्राइंगल है हमारा एबीसी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेसिक फॉर्मूला है, सबको पता है। पर यहां पे ध्यान रखने वाली बात ये कि बेस और हाइट का एक रिलेशन है। यहां आप जो बेस कंसीडर करेंगे उस पे पड़ने वाला एल्टीट्यूड ही आपकी हाइट यहां पे लिया जाएगा। एबीसी ट्राइंगल में एक तो आपको दिख रहा है ये एडी हमारा एक परपेंडिकुलर है जो वर्टेक्स ए से बीसी साइड पे लाई करता है। तो अगर मैं सिंपली बात करूं तो यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी होगा हाफ इंटू बेस में मैं लेता हूं बीसी को, बीसी पे परपेंडिकुलर है हमारा एडी, तो ये हमारा एरिया हो जाएगा, राइट। अब देखो कि यहां पे परपेंडिकुलर और भी बन सकता है। सपोज मैं बी साइड से, बी वर्टेक्स से एसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ई, तो ऑब्वियस है कि बीई भी हमारा एक परपेंडिकुलर है। तो क्या एरिया ये होगा हाफ इंटू बी सी इंटू बीई। क्या हम इसे एरिया मानेंगे इस ट्राइंगल का? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे हमने बेस कंसीडर किया है बीसी को, तो बीसी पे पड़ने वाला परपेंडिकुलर ही हमारा यहां पे हाइट के तौर पर गिना जाएगा। अगर आप यहां पे बीई ले रहे हो एज अ हाइट, तो फिर बेस आपको एसी मानना पड़ेगा। तो इस ट्राइंगल का एरिया ये भी हो सकता है हाफ इंटू ए सी इंटू बी, ये भी इसका एरिया हो सकता है, क्योंकि यहां पे बेस और हाइट ये जो वही रिलेशन है जो हमने बात की कि बेस जो होगा परपेंडिकुलर भी उसी पे पड़ना चाहिए। ये समझ आ गया। अब इस थ्योरम में जो सबसे ट्रिकी पार्ट है, जहां पे मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं, वो है एरिया ऑफ ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ये चीज आपने समझ ली तो ये थ्योरम आपके लिए बच्चों का खेल है। कैसे देखें, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल आपको पता है कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो,
सपोज यहाँ 120 डिग्री है तो 90 से बड़ा है, राइट। और इस वर्टेक्स को A, इसको B और इसको C मान। अब आप अगर एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल ABC निकालें तो क्या होगा? सबसे पहले हाफ इंटू बेस, मान लो मैं BC को मान लेता हूं, तो हाइट क्या होगा? अब देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा था, मान लीजिए हम प्रीवियस अगर देखें ट्राइंगल, तो यहां पे जो बेस है BC, इसके ऊपर डायरेक्टली लाई कर रहा है A से हमारा परपेंडिकुलर AD, राइट, क्योंकि वो बिल्कुल उसके सीध में है। बट अगर यहां पे केस देखें आप, एंगल हमारा ऑब्ट्यूस है, इस वजह से ये जो A है ये BC के ऊपर डायरेक्टली नहीं पड़ रहा, तो हम जो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें अगर, तो BC पे लाई करेगा ही नहीं, राइट। पर परपेंडिकुलर तो होगा। अगर हम BC को बेस मान रहे हैं तो इस ट्राइंगल का एरिया कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के केस में आपको सिर्फ ये याद रखना है, जो हमारा परपेंडिकुलर होता है वो साइड के बाहर लाई करता है। सी, जो ये हमने डॉटेड लाइन बनाई है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि बिल्कुल इसको एक्सटेंड कर रही है सीधी डायरेक्शन में। अब जो हम A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन दिस इमेजिनरी लाइन, और ये जहां पे मीट करेगा, सपोज ये D है, तो अब AD हमारा यहां पे परपेंडिकुलर होगा। ये ऑब्वियस है कि ट्राइंगल के बाहर लाई कर रहा है, पर एज ए हाइट हमारा यही कंसिडर होगा। तो यहां पे हाफ इंटू बेस BC इंटू AD हमारा हाइट हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस ABC। सपोज आपके पास ये कोई ट्राइंगल होता, ये भी एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, और ये मान लीजिए X Y Z है, तो यहां पे भी आप YZ को पहले इमेजिनरीली एक्सटेंड करते, फिर X से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते। तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का आपको याद रखना है, जो हाइट है वो ट्राइंगल से बाहर लाई करेगा। ये मेन ट्रिकी पार्ट था, और इसका हम कैसे यूज करने वाले हैं अंदर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पर आपको बस ये याद रखना है कि परपेंडिकुलर हमारा ट्राइंगल के बाहर लाई करेगा, ठीक है। एक चीज जो हम और यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कि दो ट्राइंगल का जो अगर सेम बेस हो और वो दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो, तो उनका एरिया सेम होता है। देखिए हम एरिया की बात कैसे करते हैं, यहां पे आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक तो ये ACD, राइट, और एक BCD। अब इसमें आप देखिए CD जो हमारा है, ये वाला पार्ट जो है ये कॉमन है, और अगर मैं CD को मैं इनका बेस मानूं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD क्या होगा? देखिए परपेंडिकुलर जो पैरेलल लाइंस होती है उनका डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता आपस में। तो मान लीजिए यहां से यहां तक ये H है, इनके बीच का डिस्टेंस, तो यहां पे भी H ही होगा, राइट। ये तो चेंज होने से रहा पैरेलल लाइंस में, बीच में भी ये H ही होगा, राइट। तो हाइट हमेशा, मतलब जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो H ही रहने वाला है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD क्या होगा? हाफ इंटू बेस हमारा क्या हो जाएगा? CD इंटू हाइट होगी हमारी H, राइट। यही होगा हमारा एरिया। अब आप देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD क्या होगा? अब यहां पे भी हम हाफ इंटू सेम बेस CD इंटू हाइट अगेन क्या हो जाएगी? H, राइट। तो आप यहां पे देख रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब भी दो ट्राइंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे और उनका बेस सेम होगा, तो उनका एरिया हमेशा इक्वल होगा। अब ये ट्राइंगल, अब यहां पे देखिए दोनों लाइन पैरेलल थी आपस में, बेस हमारा कॉमन था CD, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी का यूज भी हम करने वाले हैं इंप्रूविंग BPT। तो हम बेसिकली सारे पॉइंट समझ गए जो हम ट्रिकी पॉइंट्स अंदर यूज करेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है, जाना है सीधा अपनी थ्योरम में। तो देखिए BPT हमारा ये है। BPT में हमें एक ट्राइंगल हमने कंसीडर किया ABC, इसमें हमने एक लाइन कंसीडर की DE, जो कि पैरेलल है हमारी साइड BC के, क्योंकि थ्योरम में यही कहा गया है
कि कोई भी एक लाइन जो किसी भी एक साइड के पैरेलल हो, तो DE हमारा BC के पैरेलल है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जब भी आप कोई थ्योरम प्रूव करते हैं तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव हमें क्या करना है कि हमारा जो बाकी दोनों साइड्स है AB और AC, इन दोनों का जो रेशियो है वो सेम है, मतलब इनको जो डिवाइड कर रहा है D एंड E पॉइंट्स वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है दैट AD बाय DB इज इक्वल्स टू AE बाय EC। ये प्रूव करना हमें, गिवन हमें क्या क्या है ये भी लिख लेते हैं। गिवन है हमें कि हमारे पास जो DE है, एक तो वो पैरेलल है BC के, एंड हमें इससे ज्यादा कोई भी बात गिवन नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम यहां पे कुछ पार्ट कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि हमें एरिया चाहिए, हमें साइड्स चाहिए। हमें कौन कौन सी साइड चाहिए, देखिए हमें एक तो AD साइड चाहिए, ठीक है, हमें एक साइड चाहिए AE, हमें एक साइड चाहिए DB और लास्ट EC। ये चारों साइड चाहिए हमें। हमने कहा था कि हम इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करने वाले हैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल में साइड्स यूज होती हैं। तो यहां पे आप देखिए, एक तो आपको बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है ABC और एक आपको छोटा ट्राइंगल दिख रहा है ADE। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम अपनी वो चारों साइड ढूंढ सकते हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखिए कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर्स यहाँ पे गिवन नहीं है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में परपेंडिकुलर चाहिए होता। तो आप देखिए कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हमने D को एक D से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिसको हमने नाम दिया DM, एंड ये है हमारा ऑन साइड AC। तो हम यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्शन DM परपेंडिकुलर ऑन AC, एंड देन हमारा एक और कंस्ट्रक्शन, हमने E पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है EN ऑन साइड AB। तो ड्रॉ EN परपेंडिकुलर ऑन साइड AB। ये दो परपेंडिकुलर्स हमें मिल गए। हमने कंस्ट्रक्शन में एक और पार्ट किया, जॉइन पॉइंट B टू E, एंड हमने एक और किया पॉइंट C टू D। तो हमें यहां से दो साइड और मिल गई, एक तो BE एंड CD, ये दो मिल गए हमें। इनका क्या यूज है वो मैं आपको बताऊंगा, देखिए आगे। अब देखिए हमें क्या क्या निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया। अब देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है ADE, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, अब देखिए ADE में आपके पास यहां पे AD भी आप एज ए बेस ले सकते हैं और AE भी। तो सबसे पहले मैं AD को बेस मानता हूं। तो बेस अगर AD है तो AD पे पड़ने वाला परपेंडिकुलर क्या है, आपको पता है EN। EN जो है वो AD पे लाई कर रहा है, राइट। तो यहां पे हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा EN, और इसको आप दे दिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आप देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस ट्राइंगल अगेन, यही ट्राइंगल हमारा ट्राइंगल ADE, क्योंकि यहां पे हमने बेस माना था AD तो परपेंडिकुलर हुआ EN, पर हमें AE साइड भी चाहिए, तो हम इस बार बेस मानते हैं AE को। तो इस बार क्या हो जाएगा हमारा एरिया, हाफ इंटू AE हमारा बेस, बट परपेंडिकुलर बेस के हिसाब से होगा। तो AE बेस पे हमारा DM एज ए परपेंडिकुलर है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। तो यहां पे DM, और इसको हम इक्वेशन 2। ठीक है, तो हमारे पास दो साइड हमें मिल गई, एक तो AD और एक AE। अब हमें दो साइड और चाहिए थी, कौन सी,
एक तो डीबी एंड ईसी। तो हम इस बार कौन से ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। आप ये ट्राइंगल देख रहे हैं, ये वाला बी ई डी, ये वाले ट्राइंगल का आप एरिया निकाल सकते हैं। तो इसको लिखिए आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। अब आप ध्यान दीजिए, जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी होगा वो क्या होगा? क्योंकि हमारा जो ये एंगल है ये 90 डिग्री से ज्यादा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, सपोज ये बी डी ही ऐसा है, तो इसमें बी यहां है, ई यहां है एंड डी यहां है। तो ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है क्योंकि हमारा ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो बाहर लाई करेगा, राइट। अब जब बीडी साइड को आप डायरेक्टली बड़ा कर रहे हैं तो वो ए बी ही बन रहा है ना, और ए बी पे ई से जो हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है वो है ई एन। तो हमारे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बीडीई के लिए बेस अगर बीडी है तो परपेंडिकुलर हमारा ई एन होगा, ठीक है। यहां पे हमने यूज किया था ऑब्ट्यूज ट्राइंगल वाला पार्ट। तो हाफ इंटू बेस, हमें बेस बीडी इसलिए लेना है क्योंकि बीडी साइड हमें चाहिए। तो देखिए फिर से मैं आपको समझा देता हूं कि बीडी हमने बेस लिया है, तो ई से जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो है ई एन, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं, क्योंकि बीडी को जब हम डायरेक्टली एक्सटेंड कर रहे हैं तो वो यही साइड है जो ए बी है। तो इसलिए फिर से बीडी हमारा बेस है तो ई एन हमारा परपेंडिकुलर होगा। अब इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ एक साइड बची, और वो कौन सी साइड है? वो है ईसी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब यहां पे हमें कौन से ट्राइंगल का निकालना पड़ेगा? डी ई सी। क्यों? क्योंकि डीईसी में हमारी ईसी साइड लाई करती है। तो अब देखिए डीईसी अगेन फिर से एक हमारा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, यानी कि ये जो एंगल है हमारा वो 90 डिग्री से बड़ा है। तो फिर से हमारी मजबूरी क्या है कि हमें ईसी एज अ बेस चाहिए, क्योंकि हमें ईसी साइड का यूज करना है। तो हम हाफ इंटू बेस मान रहे हैं ईसी को, और अगर ईसी को आप बेस मान रहे हैं तो ऑब्वियस है कि डी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, और वो भी जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे मतलब इमेजिनरीली, तो वो हमारा एसी ही बनता है। ईसी को अगर आप एक्सटेंड करें तो एसी बनता है, राइट। तो डी से हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है डीएम। तो यहां पे अगर आप बेस मान रहे हैं ईसी को, तो डीएम हमारा यहां पे परपेंडिकुलर होगा। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास 4 ट्राइंगल का एरिया है जिसमें हमारी वो चारों साइड कवर होते हैं जो हमें चाहिए। हमें एडी चाहिए थी, हमें एई चाहिए थी, हमें बीडी चाहिए थी, और हमें ईसी चाहिए थी। हमारे पास चारों साइड्स आ गई हैं और वो रेशो में चाहिए थी। तो आप समझ गए होंगे कि हम इनको ऑब्वियसली डिवाइड करने वाले हैं आपस में। अब आप एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि यहां पे अगर ट्राइंगल एडीई में ईएन साइड है तो बीडीई में भी ईएन साइड है। एडीई में दूसरे वाले में अगर डीएम है तो डीईसी में भी डीएम है। तो हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इसलिए डिवीजन हमारे पास सबसे अच्छा एक वो है तरीका। तो यहां पे देखिए हमारे पास चारों इक्वेशन को हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 3। ऐसा आपको लिखना है क्योंकि एग्जाम में ना लिखने का भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो आपको सब चीजें क्लियरली लिखनी है कि आप क्या स्टेप करने वाले हो, ठीक है। तो अब जब आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन 1 क्या था? एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, राइट। एंड इसको डिवाइड करेंगे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी क्या था? हाफ इंटू बेस, जब हमने एडी लिया, इंटू और हमारा यहां पे परपेंडिकुलर ई एन, ये होल डिवाइडेड बाय अगेन हाफ
इंटू BDE का एरिया था DB इंटू, और इसका भी हमारा परपेंडिकुलर EN था। यहां पे कॉमन पार्ट को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 1/2 यानी हाफ से हाफ कैंसिल, एंड अगेन EN से EN कैंसिल आउट। यहां पे हमें क्या मिला, AD/DB। एंड ये हमारा जो हमें प्रूव करना है पार्ट, उसका एक हिस्सा है, एक साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, याद है आपको? चलिए देखिए, आप समझ जाएंगे। अब हमें एक पार्ट मिल गया, हमें दूसरा पार्ट फिर से हमें डिवीजन करना है, तो यहां पे आप फिर लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन सेकेंड 2 बाय इक्वेशन 4। ये सब आपको लिखते रहना है, क्योंकि आपको सारे स्टेप्स क्लियर करने कि आप कर क्या रहे हैं। अब देखिए इक्वेशन 2 क्या थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अगेन डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। यही थी हमारी इक्वेशन 2 एंड 4, राइट? तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या था, हाफ इंटू जो हमारी साइड यहां पे हमने मानी थी AE इंटू जो हमारा परपेंडिकुलर था DM डिवाइड बाय हाफ इंटू यहां पे हमने बेस माना था EC एंड अगेन यहां परपेंडिकुलर था DM। तो सेम वही करेंगे, कॉमन पार्ट को कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल। यहां हमको क्या मिला, AE/EC। और अब आप देखिए आपके पास वो दोनों पार्ट आ गए हैं जो आपको इक्वेट करने हैं, पर ये दोनों पार्ट अभी भी इक्वल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि आपने इनको आपस में वैल्यू तो निकाल ली, पर आपने इनको कभी इक्वेट तो नहीं किया ना। अब देखिए, आप अगर इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दें एंड इसको दे दें इक्वेशन नंबर 6, हर चीज को आप इक्वेशन दे के चला कीजिए, इससे आपको और जो आपका आंसर चेक कर रहा है उसको थोड़ी सी इजी होता है कि कौन सी इक्वेशन का रेफरेंस दिया है। इक्वेशन 5 पीछे मुड़ के देखा, ठीक है, ये थी इक्वेशन 5, 6 ये थी इक्वेशन 6, ठीक है। तो इक्वेशन देके चलिए ताकि आपको और चेक करने वाले दोनों को फायदा हो। अब देखिए यहां पे मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि दो पैरेलल लाइंस और उनके बीच में जब भी कॉमन बेस पे दो ट्राइंगल होंगे तो उनका एरिया इक्वल होता है, ये हमने बताया था। अब यहां पे देखिए आप, DE पैरेलल है BC के, देखिए मैं दिखा, ये DE जो था वो BC के पैरेलल है। क्यों है पैरेलल? क्योंकि ये ऑलरेडी हमें गिवन था प्रॉब्लम में कि ये दोनों पैरेलल है आपस में, राइट? अब इन दोनों के बीच में अगर मैं DE को हमारा बेस मान, तो एक तो हमें ट्राइंगल मिल रहा है, ये ट्राइंगल BDE, राइट? और एक ट्राइंगल हमें मिलता है ट्राइंगल DEC। इन दोनों ट्राइंगल्स का यूज आपने किया है प्रीवियस इक्वेशन में। अब ये दोनों अगर सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है तो आप क्या लिखेंगे? ट्राइंगल BDE and triangle DEC lie on same base DE and between same parallel lines DE and BC. So area of triangle BDE is equals to area of triangle DEC। तो यहां से हमें एक कंक्लूजन मिल गया कि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया आपस में इक्वल है। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 7। अब देखिए हमारे पास 5th, 6th और 7th इक्वेशन से हमें क्या मिलता है। देखिए 5th इक्वेशन क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। 6th इक्वेशन क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल अगेन ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC।
राइट। तो मैं इनको लिख लेता हूं, एरिया ऑफ, सीधा लिख लेते हैं, ट्राइंगल ADE, और नीचे क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, राइट, यही था BDE। और सामने क्या था, मतलब सिक्स्थ इक्वेशन में था एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। तो यानी कि डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, यही था। ये है हमारी फिफ्थ इक्वेशन, ये है सिक्स्थ इक्वेशन। तो आप देखिए ADE और ADE बराबर है क्योंकि सेम ट्राइंगल का एरिया। BDE और DEC आपस में बराबर है क्योंकि हमने अभी सेवंथ इक्वेशन में प्रूव किया, दोनों कॉमन बेस पे थे और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में थे सेम। तो अगर ऊपर वाला दोनों हिस्से आपस में इक्वल है, नीचे वाले दोनों हिस्से आपस में इक्वल है, तो ये पूरी इक्वेशंस आपस में इक्वल नहीं होगी, राइट। तो अब यहां से आपको क्या मिल गया कंक्लूजन, कि दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। अब इन दोनों की आप वो वैल्यूज रख लीजिए जो आपने निकाली थी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE क्या था, AD बाय DB, यही था, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC क्या था, AE बाय EC। एंड आपको BPT में क्या प्रूव करना था, दैट कि अगर एक लाइन एक ट्राइंगल में ऐसे ड्रॉ की जाए जो किसी भी एक साइड के पैरेलल है, तो वो बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। यहां पे हमारे पास DE वो लाइन थी जो साइड BC के पैरेलल थी, तो इट मींस कि वो AB और AC साइड को सेम रेशियो यानी कि AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय EC में डिवाइड करती है। एंड यही हमने प्रूव किया, एंड यही हमारा सॉल्यूशन था इस थ्योरम का। ओके गाइस, थैंक यू।